इंडिया टीवी में हूं फिनास त्यागी और आज हम युद्ध में बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान की। जी आप सोचेंगे कि भाई युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान में, इजराइल और अमेरिका के बीच में, गल्फ कंट्रीज में पूरा संघर्ष चल रहा है, तो पाकिस्तान को क्या हुआ? दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है बहुत ज्यादा डर। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान का एटम बम दुनिया के लिए खतरा है, ये पूरी दुनिया कह चुकी है, वक्त वक्त पर बता चुकी है। तुलसी गबार्ड ने भी कहा पाकिस्तान का एटम बम भी खतरे में है। ईरान से निपटने के बाद अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान का एटम बम छीनने वाले हैं। जो तस्वीरें ईरान से आ रही हैं, बहुत दिन नहीं बाकी हैं जब वैसी ही तस्वीरें पाकिस्तान से आए। हम और आप टीवी देखकर यही कहें कि भाई देखिए आज इस्लामाबाद उड़ गया, पेशावर उड़ गया, कराची उड़ गया, आज रावलपिंडी में हमला हो गया। यह बहुत हद तक मुमकिन है और बहुत जल्द मुमकिन है। यह मुनीर और शहबाज दोनों को पता है। तो इन दोनों का प्लान क्या है? पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगला हमला उस पर होगा, अमेरिका करेगा? और यह प्लान जो है वो डिकोड कौन कर रहा है? यह हम और आप डिकोड नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के एक पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित, उन्होंने यह प्लान डिकोड कर दिया है। बड़े डिप्लोमेट हैं और जिस तरह से बयान देते रहे हैं हाल फिलहाल में, सवाल उठने लगे हैं उनके आईक्यू को लेकर, उनकी सोच को लेकर कि भाई अपनी ठीक मेंटल स्टेट में तो है अब्दुल बासित, या एक बार फिर से उन्हें कोई दौरा पड़ा है और कह दिया है कि अगर इजराइल अमेरिका ने हम पर अटैक किया तो हम भी ईरान की तरह करेंगे, हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, मुंबई दिल्ली को उड़ा देंगे। क्या मुनीर एंड कंपनी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है कि भाई तुम्हारा मन आएगा तुम उड़ा दोगे और हम यहां बैठे रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर को अभी जुमा 4 दिन बीते हैं। क्या हश्र हुआ था घुटने पर, किस तरह से आप बेग करते हुए आए थे कि सीज फायर कर लो? तो भाई हाल क्या हुआ था ये तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान का ये डर कहां से आ रहा है। आज हम पाकिस्तान को यह भी बता देना चाहेंगे कि भाई मुंबई को आप दुबई समझने की गलती मत करना। एक पत्थर भी गिरेगा तो पाकिस्तान स्टोन एज, पाषाण युग में चला जाएगा। अब्दुल बासित जैसे लोग, उनका इलाज क्या है, किस तरह से उनको काउंटर करना है और पाकिस्तान के इस डर के पीछे की वजह क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे खास एक्सपर्ट देंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका तारुफ करा दें। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त। प्रोफेसर के अलावा हमारे साथ मेजर जनरल अरविंद भाटिया हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। एनएनडी दुबे जी हैं हमारे साथ, पूर्व डीआईजी बीएसएफ डिफेंस एक्सपर्ट। और एयर कॉमोडोर एएस बहल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त। लेकिन सबसे पहले जरा पिछले 12-24 घंटे से जो एक बयान है अब्दुल बासित का, किस तरह से वो हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है और पाकिस्तान का ये डर कहां से निकल कर आ रहा है कि भाई उसका ऊपर अगला हमला करेगा, और वो भी कौन करेगा? वो अमेरिका जो उसको पालता पोसता है। और क्यों करेगा? उसके एटम बम छीनने के लिए। तो जरा उनकी बयान सुन लें, फिर ये डर कहां से आ रहा है और हिंदुस्तान पर ही आके सुन क्यों अटक रही है, इस पर बातचीत करेंगे। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे। और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। अगर बहुत सूरत हाल ख़राब हुई, मुंबई न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, पास ही ये में तो है। पास में ही हैं। इसके लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है तुलसी साहिबा। हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले भी हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम हो। भैया इस पे क्या कहूँ, हंसी आ रही है भाटिया साहब। मतलब अब भांग का नशा नहीं उतर रहा है, क्या हो रहा है, कैसी बातें चल रही हैं, ये क्या क्या बात कर रहे हैं।
आपको खुद पता है ऑपरेशन सिंदूर में आपकी मिसाइल पार करके आ नहीं सकी, ब्लास्ट हो नहीं सकी, आपको खुद अपनी औकात मालूम है और आप क्या बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, बातें भी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये अब्दुल बासित जी जो हैं ये पाकिस्तान के बिना वर्दी वाले आसिम मुनीर हैं। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। अब आप ये बताएं मेरे को, जो पाकिस्तान का एक पुराना डिप्लोमेट जो 3 साल भारत का राजदूत रह चुका, पाकिस्तान का राजदूत भारत में रह चुका है मार्च 2014 से अगस्त 2017 तक। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हम नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहे थे यहीं पर दिल्ली में, और एम्बेसडर्स आते हैं हम लोग को बातचीत करने के लिए, तो ये आए थे और इनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ था तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था और जिन्ना ने जब पहली बार असेंबली में बातचीत की थी आपके पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसा पाकिस्तान देख रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब भाइयों की तरह रहेंगे। और उस समय 17 से 18% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया सर पिछले कुछ सालों में, 40-50 सालों में, कि वहां हिंदू सब या तो कन्वर्ट कर गए या भाग के इंडिया आना चाह रहे थे। तो इन्होंने एक रैंट शुरू कर दी, एक जो काफिर के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट एक इन्होंने ऐसा भाषण शुरू कर दिया जिससे वो जो एक शुरू में जो जिन्ना साहब करना चाह रहे थे उसकी तरफ नहीं जाके एक दूसरी ट्रैजेक्टरी पे उस कन्वर्सेशन को ले गए। अब ये जनीवा में रह चुके हैं, ये न्यूयॉर्क में रह चुके हैं, ये मॉस्को में रह चुके हैं, ये हमारे पास आने से पहले जर्मनी के एम्बेसडर थे। और अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये देश का क्या होगा। कोई आपने पूरे देश विश्व में देख लीजिए, किम जोंग ने भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दूंगा, बट आसिम मुनीर जाके यूएसए में बोलता है कि हम तो डूबेंगे सनम, पूरे आधे वर्ल्ड को लेकर डूबेंगे। पिछले साल उन्होंने जो यूएसए में बयान दिया था। अब इनके बयानात आप आईडब्ल्यूटी में सुने, इनके पुराने बयानात आप पीओके पे सुने, इनके पुराने बयानात आप जेएनके पे सुने, वो इसी तरह के रेडिकलाइज बयानात हैं। तो और उससे ज्यादा मैं हंसी मेरे को आ रही है वो एंकर पे, वो उसने पहले उनको बोला कि क्या करेंगे, उसने बोला इंडिया। तो अगर ये सोच आपके एंकर की है और आपकी ये सोच है कि हम पे अटैक आएगा तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, तो ये सोच एक बहुत डेल्यूजनल सोच है, एक बहुत रेडिकलाइज सोच है। कोई भी देश जो कि एक सभ्य देश है वो ऐसी बातें ना बोलता है ना सोचता है। तो ये डीएनए में भी गड़बड़ है पाकिस्तान के, और इसका हिसाब किताब अब इंडिया को नहीं करना, पूरा विश्व देख रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं। और नेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं ना टारगेट, वो इन्हीं के 160 जो बम बनाए हुए हैं, जो इनका ही डिफेंस मिनिस्टर पिछला जो इमरान खान के टाइम में था कि पहिया टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हम इंडिया पे फेंक देंगे, और उसके बाद ये जो इस तरह की गीदड़ भपकियां देते हैं वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और मैं बहुत 4 बजे का शो देख रहा था आपके उधर में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक जो आपके वो थे स्पीकर, आपने लिखा हुआ था बलूचिस्तान से। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपको बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश दिखेगा। पाकिस्तान में डर अच्छा है, डर लगता है, लेकिन दुबे साहब ये डर तो अपने आका से ही लगने लग गया। अब वो तो पालता पोसता है, वो क्यों बम मारेगा, और इन्हें क्यों डर लग रहा है कि भाई न्यूक्लियर बम छीन ले जाएंगे। वैसे भी कंट्रोल तो अमेरिका के पास ही है ना, छीन के क्या करेंगे। ये पाकिस्तान का जिटरी रिएक्शन है, पाकिस्तान की एक साइकोलॉजी को बयान करता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान भी सो कॉल्ड अमेरिकन सपोर्ट से एश्योर्ड नहीं है। पाकिस्तान को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के पूरे डेमोक्रेसी की प्रोफाइल चल रही है, सो कॉल्ड उसका आका, उसका सपोर्टर अमेरिका क्या हमेशा पाकिस्तान का दामन पकड़ के रखेगा और अच्छी सेंस अमेरिका में आएगी। तो ये जो बैगेज है ना, पाकिस्तान नाम का बैगेज, कई बार आप बड़ा घटिया बोरा उठा के चलते हैं, मीलों मील चलते रहते हैं, एक समय आता है कि उसको आप थक के फेंक देते हैं और उस पर 4 लात भी मारते हैं। तो अमेरिका ये बैगेज, ये अमेरिका ये बैगेज कब फेंकेगा, ये पाकिस्तान का एक डर है, नंबर 1। नंबर 2, जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 4 हफ्तों में, इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की टांग को फंसा दिया है। पाकिस्तान एज ए नेशन एक बड़े भारी क्वेश्चनेबल दायरे में आ गया है वर्ल्ड कम्युनिटी के, कि फॉर व्हाट पाकिस्तान इज।
सऊदी, आप यूएई और कंप्लीट सऊदी अरबिया, जो ईरान के रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन से जो वो सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री प्रभावित हुई हैं, उनमें पाकिस्तान का, मतलब सऊदी अरबिया से तो जो रिश्ता है सबको पता है, शाम की अगर एक रोटी एक पाकिस्तानी खाता है तो उसका 3/4 जो फंड है वो सऊदी अरबिया से आता है। ये आप सबको पता है। अब वो इस पशोपेश में पड़ा है कि मैं किधर जाऊं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पाकिस्तान की एक तो हालत ये है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान का एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट वो अक्सर देता है। और भी जैसा कि जनरल साहब ने बताया, और उसी पीरियड में जब बासित साहब थे तो एक छोटा सा वाकया हुआ था, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर करूं जी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट अटैक हुआ था, और ये वही पीरियड था जब यहां एम्बेसडर थे। जैश ए मोहम्मद का वो अटैक इंडियन सॉइल पर 2003 के बाद पहला अटैक था। इस बीच में वो शांत थी। उस अटैक में एक एसआईटी बनी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। डीआईजी लाहौर उसके प्रिसाइडिंग अफसर थे, और बदकिस्मती से उसमें आईएसआई का कर्नल भी था। ये टीम जब टारमैक पर दिल्ली के उतरी तो एक तहजीब होता है। बासित साहब और पाकिस्तान की कल्चर एंटी इंडिया बॉडी लैंग्वेज टीच करती है अपने सिटीजन को भी, डिप्लोमेट को भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी। आई वॉज द पर्सन टू रिसीव द इंटायर टीम एट आईजीआई। होता क्या है कि दुश्मनी भी अगर है, लेकिन आप अगर एक तरीके से उस देश में आए हैं किसी पर्टिकुलर इशू को हल करने, तो एक दस्तूर का मसला है कि आप उसको एक वेलकम देते हैं, एक बेसिक एटिकेट और मैनर पेश करते हैं। जैसा कि होता है, हमारी गाड़ियां लाइनअप थी, हमारी टीम लाइनअप थी, फैसिलिटेटर्स लाइनअप थे, लेकिन इनका जो एंट्री, जहां बैगेज लेते हैं वहां घुसने के बाद सारे ऑफिसर्स का बॉडी लैंग्वेज ऐसे था जैसे किसी दुश्मन के देश में आए हैं। दे पिक्ड अप देयर ओन लगेज, दे हैड गॉट फ्यू पीपल फ्रॉम देयर ओन साइड। गाड़ी, मतलब उन्होंने जितने फैसिलिटेशन एक्सटेंड किए गए थे सबको मना कर दिया आपके मुंह पे। ये उनके भद्दे तमीज का एक बहुत बड़ा एविडेंस था। हालांकि उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मैं देख रहा था वो मैं अपनी आंखों से देखा है चीज। एनीवे, बात की चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं बताना यह चाहता हूं, डिप्लोमेसी की उस ब्रीड की पैदाइश है, और उस पीरियड में दिल्ली रहे हैं। उसी पीरियड में पठानकोट अटैक भी हुआ था, उसी पीरियड में एसआईटी भी बनी थी, और उसी पीरियड में भारत और पाकिस्तान के बीच फॉर्मल एंगेजमेंट का अंतिम चैप्टर भी क्लोज हो गया था। ये 2026 है, 10 बरस हो गए, 10 साल हो गए। ये जो डिप्लोमेट हैं, ये पाकिस्तान की इमेज को कभी वर्ल्ड में भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि उसी इकोसिस्टम से पैदा हुआ डिप्लोमेट है। ठीक है, ऐसा कौन गैर जिम्मेदाराना बयान देगा? आप बताइए कि तो पूरी यही दुनिया तो है देख रही, कि कौन ऐसा बयान देगा? सर, जो फील्ड मार्शल अपने आप को कचरे का ट्रक बता दे, हमें मर्सिडीज बता दे, वो भी इंटरनेशनल सॉइल पे, तो सोच ही क्या है ना। सोच के देखिए। यही बात बहल साहब मैं आपके पास लेकर आऊंगी, जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जो सर ने जिक्र किया, इसी बात को आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान के डीएनए में ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, ये एक कहीं ना कहीं सोच अब इतनी ज्यादा इनकल्टिवेट कर दी गई है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उनके घर में कुछ भी हो, इंडिया इंडिया इंडिया, ज्यादा दिक्कत आ जाए हिंदू हिंदू। आप सही भी कह रहे हैं। मैं भी बांग्लादेश में रहा था 3 साल, पर वहां पे मैंने ऐसी कोई भी सोच नहीं देखी जहां हिंदू को एक एज अ एनिमी देखा जाता हो। जिस हिसाब से अगर पाकिस्तान को हम कंपेयर करें, क्योंकि मुनीर को अगर हम देखें तो मुनीर की स्टेटमेंट पहलगांव अटैक से पहले क्या थी? उन्होंने क्या बोला था? 2 नेशन थ्योरी। फिर क्या बोला था? हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। भारत में तो रहते हैं ना, और खुश है कि नहीं है मुस्लिम्स? हमारे तो प्रेसिडेंट्स भी मुस्लिम्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए उनके मन में डाला जा रहा था क्योंकि वो पहलगांव करने वाले थे, और क्योंकि भारत को थ्रेट दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी आर्मी का पूरा कंट्रोल रहे उनके देश के अंदर। ये उनके पीछे का पूरा कारण है। अगर आप इनका ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसका बात हम अभी बासित साहब की बात कर रहे थे, तो मेरे को एक बहुत पुरानी कहावत याद आती है कि अगर आप बहुत समय तक शमशान घाट के बाहर खड़े रहें या इंतजार करें तो आप अपने दुश्मनों की अस्थियों को गुजरते हुए देखेंगे। और ये चीज आज मुनीर और पाकिस्तान के जो ये लोग हैं, बासित जैसे लोग, वो कर रहे हैं। बासित ने जब 2014 में टेक ओवर किया था ना यहां पे एज अ हाई कमिश्नर,
उसी साल इन्होंने इमीडिएटली बातचीत शुरू कर दी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स के साथ, सैयद अली शाह गिलानी के साथ। तो जो भारत और पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स थी वो भी कैंसिल हो गई। और 2016 की तो सर ने बात बताई, और एक और बात हुई थी उरी अटैक, वो भी 2016 में हुआ था। और साथ में अगर आपको याद हो बुरहान वानी की किलिंग हुई थी, याद है आपको बुरहान वाली की किलिंग हुई थी, और उसको क्या बोला था इन्होंने, फ्रीडम फाइटर। इनकी बहुत ही खराब स्टेटमेंट थी जिसमें इन्होंने कहा कि इसकी मौत के बाद भी इसकी जो सीख है वो जिंदा रहेगी और कश्मीर में आप देखिएगा अलग सा एक एनवायरनमेंट बनेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कभी भी आप किसी डिप्लोमेट को बोलते हुए देखते हैं। और जब ये कह रहे हैं कि हम एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके लिए रोक रही हूं, फिर आप ही के पास लौटूंगी। मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, हरदीप पुरी समेत कई मंत्री मौजूद हैं। तेल, गैस, बिजली, फर्टिलाइजर की आपूर्ति की समीक्षा होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से ये जंग जो है 23वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और ये मामला और ज्यादा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है एक्सपर्ट्स को, तो किस तरह की हमारी तैयारी होंगी, कैसे हम अपने एनर्जी डिमांड्स को मीट करेंगे। और क्योंकि अगर पेट्रोलियम संकट होता है तो यूरिया का, फर्टिलाइजर का भी संकट आएगा। वो संकट, ये अब हमारा जो है वो हार्वेस्टिंग जिस तरह से अब टाइम होगा, तो ऐसे में नई फसल जो बोई जाएगी तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए, उसकी डिमांड सप्लाई मीट होती रहे। तो तमाम हालात को किस तरह से निपटना है, क्या तैयारियां करनी है, कौन से देशों से हमें अपनी एनर्जी जो आपूर्ति है उसको लेना है, डाइवर्ट करना है, तमाम पहलुओं पर अभी चर्चा हो रही है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बैठक बुलाई गई है। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हो रही है, साथ ही साथ किस तरह से जो ये एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, हिंदुस्तान उससे कैसे निपटेगा, किस तरह की तैयारी करेगा, उस पर बातचीत हो रही है। जी सर, अब आप अपनी बात पूरी करें। जी, आप मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या कोई भी देश इतना स्ट्रांग जैसे कि अमेरिका है, अगर वो पाकिस्तान पे हमला करता है तो क्या कुछ पाकिस्तान का बचेगा? तो उसके बाद वो हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, मुंबई और दिल्ली। अब सोचिए हम क्या हाल करेंगे उसका। अभी तो ऑप सिंदूर में 88 घंटे के अंदर उसके घुटने टिकवा दिए थे, उसके बेसेस 11 से 12 उड़ा दिए, रेडार्स उड़ा दिए, कमांड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिए, उसके आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया था। तो क्या करेंगे हम, सोचिए। पाकिस्तान का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर भारत को भी कोई भी सेन आदमी, कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी सी भी अक्ल है, एक बड़े दादा के साथ लड़ रहा हो तो क्या वो किसी और के साथ भी लड़ना शुरू कर देगा जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है? इतनी बेवकूफी वाली स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं, और ये क्यों दे रहे हैं? आज ये रिटायर हो गए है तो वही आतंकी सोच जो मैं आपको बता रहा था उस समय, हिजबुल मुजाहिदीन को कहते थे फ्रीडम फाइटर है, तो ये वही आतंकी सोच अभी भी है। इनकी रेलेवेंस नहीं है इस समय कुछ भी पाकिस्तान में, बट इनके लिंक्स मुनीर के साथ मुझे क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी यही बात बोलते हैं, इधर भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी नहीं। ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट इन्होंने दी है, मैं ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर लोगों को देना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके देश को बर्बाद किया है और हिंदू मुस्लिम डिवाइड की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश और प्रगति करे तो भारत के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और सारे आतंकियों को अपने देश से निकालो। चलिए, ये पाकिस्तान कब करेगा, जैसे कहते हैं ना, ये एक ऐसा सपना है, सुंदर सपना, जो हम कई बार उम्मीद करते हैं पूरा हो, लेकिन मुश्किल लगता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से डरा हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है कि भाई उसका आका भी, तो हम क्या करेंगे हमने समझ लिया, पाकिस्तान की फितरत क्या है ये भी हमने जान ली। अब प्रोफेसर अमिताभ जी ये बता दीजिए, भाई ऐसा क्या डर है, क्या लॉजिक है, क्या थ्योरी है? कुछ तो सोचा होगा ना, चलो हमसे नफरत है, हम पे बम गिराओगे, ये तो आपकी नफरत है, ये आपकी सोच है, आपका डीएनए। लेकिन अमेरिका और इजराइल अब आपके बम छीनने आ रहे हैं, ये डर क्यों लगा? अगला हमला आप पर होगा, ये सोच कहां से आ रही है? तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था कि खतरा जिन मुल्कों से, उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने बहुत श्योर शॉट क्लियरली लिया था। ये वहां से आ रहा है या फिर इन लोगों के दिमाग में, जहन में कुछ और चल रहा है? आपका जो बाईलाइन है पाकिस्तान में एपिक फ्यूरी, इसका नाम रहता था पाकिस्तान में एपिक फियर, और ईरान के भी किसी ने कहा था। वो देखिए, पूरा पाकिस्तान जो है वो फियर पर आधारित है, और वो फियर क्या है? भारत का, भारत की कैपेबिलिटी का, भारत की टेक्नोलॉजी का और भारत की प्रगति का। उस पूरे सिद्धांत पे पाकिस्तान आधारित है।
अगर आप पाकिस्तान के एलिट्स की बातें सुने तो आपको पता चलेगा कि उनका कोई मकसद नहीं है, ना उनको प्रोग्रेस चाहिए, ना वहां आटा चाहिए, उनको सिर्फ हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरह टैकल करना ही उनका ऑब्जेक्टिव है। और अगर जैसा बासित साहब ने कहा है, अगर वो करते हैं तो वो उनका लास्ट अटैक होगा, उसके बाद पाकिस्तान अपने वजूद में ही नहीं रहेगा। और बासित साहब ये अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका तो दूर, अगर भारत भी उन पर अटैक करे तो उनको भी पता है कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वो कहते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, दो राष्ट्र हैं हम, और उस पर वो आधारित था। उनका आधार सिर्फ इस बात पे नहीं था कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं या ब्रिटिशर से दोस्ती करके हम उनसे इंडिपेंडेंस लेंगे। उनका आधार ये था कि उनको डर था कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हम पर रूल करेगी। हालांकि महात्मा गांधी के पूरे फ्रीडम मूवमेंट में ऐसा कभी जिक्र ही नहीं हुआ था, और भारत में आज भी पहले बताया गया कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, और हम ये सब जानते हैं कि कितने अच्छे से वो रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का सिद्धांत है और पाकिस्तान के एलीट जिस तरह ऑपरेट करते हैं, और जिस तरह उन्होंने चाइना से दोस्ती की, अब उनको लग रहा है अमेरिका से दोस्ती की, उसका सिर्फ एक कारण है, वो है डर। दैट एपिक फियर, वो उनको कंट्रोल करके रखता है। देखिए, पाकिस्तान को हम सब जानते हैं कि उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का आधार क्या रहा है? वो रहा है न्यूसेंस। किसी भी तरह अपने लोगों को, टेररिस्ट को ट्रेन करो, बाहर भेजो, और इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि वो बहुत पावरफुल हैं। उनके भुट्टो साहब ने जब बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट बना अफगानिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हम जो उनके ओसामा बिन लादेन हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया खोज रही थी, पूरा अमेरिका खोज रहा था। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर वो बॉम्बिंग कर रहे थे, और ओसामा बिन लादेन साहब कहाँ थे? वो रावलपिंडी में थे, इस्लामाबाद के ठीक बाद एबटाबाद में थे, और वहां वो छुप के बैठे थे पूरे पाकिस्तान की नजर में। तो पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका से ही नहीं धोखा कर रहा है, पूरे दुनिया के साथ धोखा कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया ने कहा कि जब हूती का प्रॉब्लम हो रहा था कि हाँ वहां पर बॉर्डर्स पे आप पाकिस्तानी सोल्जर्स भेजिए, उस समय उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे मुस्लिम भाई हैं। तब आप ये समझिए कि ईरान पर जब अटैक करने की बात आएगी, और वो स्थिति आएगी कि जब सऊदी अरेबिया ईरान पर अटैक करेगा, उस समय पाकिस्तान क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा। वो जो उनका ट्रीटी हुआ है वो कोई काम नहीं आएगा। अगला स्टेप, और इन्होंने ये कहां से लिया? वही ईरान के सिद्धांत पे कि अच्छा इजराइल हम पे अटैक कर रहा है तो जितने भी अमेरिका के दोस्त हैं उन सब पर, जीसीसी कंट्रीज पर अटैक करो। पाकिस्तान का वो सारा आइडिया वहीं से आया है। और बासित साहब क्या बोलेंगे? इन्होंने तो टेररिस्ट को अपने घर में ब्रेकफास्ट कराने के लिए बुलाते थे। दुख्तरने मिल्लत की आसिया अंद्राबी इनको राखी पहनाती थी। जिलानी साहब हमेशा इनके यहां जाके चाय पीते थे। तो ये तो पाकिस्तान हाउस जो है दिल्ली में, वो तो उनका गढ़ बन गया था टेररिस्ट मूवमेंट का पूरे कश्मीर में। और ये इंडियन इंटेलिजेंस से कोई भी पत्रकार ये आपको बताया कि ऐसा होता था। इस समय पूरा एलीट जो है पाकिस्तान सख्ते में है। सख्ते में इसलिए है कि जिस तरह इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है, अब उनको लग रहा है अगला नंबर उनका है। क्योंकि जब इराक पर अटैक हुआ था, ईरान बार बार यह कहता था कि अगला अटैक ईरान पे होगा, हालांकि उसको 23 साल लगे। अब उनको लग रहा है कि इसके बाद जो सबसे पावरफुल स्टेट बन जाएगा पूरे वेस्ट एशिया के नजदीक, वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि उसके पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास भी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी है। उस डर से ये किसी ना किसी तरह सारा गुस्सा भारत पे उतारना चाहते हैं। लेकिन इनको भी पता है, इन्होंने देख लिया ऑप सिंदूर में कि क्या हो सकता है। और ऑप सिंदूर बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी कहती है वो खत्म नहीं हुआ है। कोशिश तो करें, पता चल जाएगा भारत में कितना दम है। सर, अब दिक्कत यह है कि यहां पर पाकिस्तान, जिसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और पाकिस्तान की बुद्धि कहां जाती है और क्या हालत है, और जिस तरह के इंटरनल क्राइसिस है, तो उसको लेकर पाकिस्तान में कब क्या कर बैठे भाटिया सब कुछ नहीं पता होता। जैसे ईरान है ना, अब अस्तित्व की लड़ाई आ गई है तो भाई वो कुछ भी करेगा उसको। अब वो वाली एक लड़ाई पर है कि जब मेरा वजूद ही खतरे में है, जब मेरी पूरी आइडियोलॉजी खतरे में, तो मैं किसी को भी मारूंगा, कुछ भी मारूंगा, कुछ नहीं देखूंगा। वो तो बोल भी रहा है कि अब तो मैं टूरिस्ट स्पॉट सब ठिकाना बनाऊंगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान की भी स्थिति है। पैसे हैं नहीं खाने के लिए, अमेरिका चीन
कभी अमेरिका की साइड लेता है, चीन की साइड लेता है, इस तरह से पैसे जुटाता है, इंटरनल क्राइसिस इतना ज्यादा चल रहा है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसे डर है कि यहां अब पीओके छिनने का मुफीद टाइम आ गया है, और उस डर की एंटिसिपेशन में उस तरह की उलझुल बयान अपने लोगों से दिलवाएगा, माहौल बनाएगा, नैरेटिव बनाएगा? नहीं, अगर आप तुलसी गबार्ड की जो स्टेटमेंट है या जो उनकी ब्रीफिंग थी, आप उसको सुने तो उसको आप पॉलिटिकल नजर से ना देखें, उसको एक इंटेलिजेंस की नजर से देखें। जरूर कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स आए होंगे उनके पास जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जब बेचने पे आता है वो तो अपने बाप को बेच दे, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो क्या चीज है। तो अभी तक वो दो ही चीजें बेच रहा था, एक था टेररिज्म और एक बेच रहा था गधों खोतों की हाइड, जो चाइना को बेच रहा है वो चाइनीज बनाने के लिए, अजीनोमोटो या जो भी बनाते हैं। तो इन दोनों के अलावा अगर तीसरी चीज पाकिस्तान कुछ बेच सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान तो उसके हाथ से चला गया ना, वो सुई गैस अब आगे बेचेगा, वो बलूचिस्तान से होगी बातचीत जो भी होगी आगे, या वो गोल्ड की माइंस जो चाइना की वहां पर है, या कॉपर माइंस जो अफगानिस्तान में है, वो सब अब एक अलग देश से बातचीत होगी। तो उसके बाद जब बेचने के लिए और कुछ नहीं था तो बचा क्या? वो सिक्योरिटी बेच नहीं सकता, वो बेच सकता है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब। और अब ये खतरा जेन्युइनली है, क्योंकि न्यूक्लियर जब दिमोना पे अटैक होता है, जब नतांस पे अटैक होता है, शान पे अटैक होता है, जब फुर्दो पे अटैक होता है, तो ईरान भी बोलता है कि हम अगर बम बना नहीं सकते तो हम खरीद लेंगे। 10 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया भी दागता है। इसी तरह पाकिस्तान से भी बोला जा रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि आप जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ था तो आप हमको अपने अम्ब्रेला मिले। और अभी बताया इन्होंने कि भुट्टो ने बोला ही था कि एक इस्लामिक बॉम्ब बन रहे हैं। तो ये जो इस्लामिक बॉम्ब का जो खतरा है बहुत ही अब ये और उभर के आ रहा है इस्लामिक बॉम्ब का, और इसलिए यह जरूरी है। और दूसरा, सबको पता है जब वो जियोपॉलिटिकल स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, और अगर टूटता है तो इन 160 बॉम्ब्स का क्या होगा? तो ये किसके हाथ पड़ जाएंगे? तालिबान के हाथ पड़ जाएंगे कि टीटीपी के हाथ पड़ जाएंगे या किसी और मिलिशिया के हाथ पड़ जाएंगे? तो इसका खतरा भी वाजिब है। इसलिए पाकिस्तान को यह डर है। पाकिस्तान को 2 डी है, एक पहले दाऊद था, दाऊद तो खत्म हो गया, वो अब धुरंधर आ गया। धुरंधर ने आपने देखा, जिसने देखा होगा कि अननोन गनमैन ने क्या कर रहे हैं, परसों भी मारे। एक डर था और एक डॉलर था। अब डॉलर जो है वो देश में तो आता ही नहीं है, वो एलीट के पास ही रह जाता है। तो इसलिए अब वो डॉलर छोड़ दो, और उधर चाइना भी अब हिसाब मांग रहा है। बोला सीपेक के जो हमने 65 बिलियन डॉलर लगाए थे, अब कुछ तो हो नहीं रहा, उसका हिसाब दो। तो चाइना भी दबाव दे रहा है, सऊदी अरेबिया से कुछ मिल नहीं रहा, यूएई बोल रहा है मेरे पैसे वापस दो, अमेरिका कुछ दे नहीं रहा, बोला पहले बगराम दो मेरे को तब मैं दूंगा। अफगानिस्तान भी फंसा हुआ है। ये अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? पाकिस्तान। ठीक है, उधर ईरान से फिर वो ट्रेड करना शुरू कर दिया, ट्रेड और ट्रांजिट। अब ईरान में लड़ाई हो गई तो अफगानिस्तान भी उधर छटपटा रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही टर्मोइल की स्थिति से गुजर रहा है, और इसमें पाकिस्तान की जो अभी जो प्रॉब्लम है, इंटरनल सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत ही नाजुक है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए जो तुलसी गबार्ड बोल रही हैं, या इजराइल बोल नहीं रहा लेकिन जो करेगा, और अमेरिका जो बोल नहीं रहा बट वो करेगा, वो इसका डर जो है पाकिस्तान को डर वाजिब है, और डर लगना भी चाहिए, और डर हिंदुस्तान से भी लगता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने जो अपना दमखम जिसे कहते हैं ना, सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, और धुरंधरों से डर लगता है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में क्या बात हो रही है दुबे सर, जिस तरह से वो लोग अभी तक तो धुरंधर 1 थी, छुप छुप के देख रहे थे, उनके गानों पर डांस कर रहे थे। आज नए विजुअल्स आ रहे हैं, आज कह रहे हैं बहुत खराब है, हमारे मुल्क को ऐसे कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो। अब उनका देशभक्ति सडनली जागी है, तो अभी धुरंधर 2 ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, नाराज हैं वो बहुत ज्यादा, और कह रहे हैं कि अब इससे बेटर फिल्म बनवाएंगे। बाशिद साहब का बयान धुरंधर 2 के रिलीज के बाद आया है, अगर आप कनेक्ट करिए तो। उन्होंने इसकी पायरेटेड कॉपी पहले देख ली है। हाँ। और वैसे कोई भी पाकिस्तानी उस फिल्म को देखेगा तो वो बाशिद साहब जैसा ही बयान देगा, तो दैट वे इज नॉट रॉन्ग। मतलब ऐसे नींद में देशभक्ति बनती है सर, बड़बड़ाना, अंड भंड बोलना, वो इस टाइप का बयान है। और वो बयान वो कोई मेरे पाकिस्तानी देख लेगा तो वो पक्का यही बोलेगा, और वो पूरा सार संकलन है एक तरह से जैसा भी है। तो मैं फिल्म पे तो बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी देश की एक शक्ति होती है, जो पूरे पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है वो 6700 किलोमीटर है, उसका आधा बॉर्डर भारत के साथ है, और आधे में अफगानिस्तान ईरान है।
थोड़ा चाइना से मिलता है। तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे आधा हिस्सा में कौन बैठा है? भारत है ना, यानी उसका पूर्वी हिस्सा हमारा पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्से पर जो तंदूर की सिकाई इनकी हुई है पिछले साल मई में, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान का कि हाउ अनसेफ दे फील। जिस न्यूक्लियर बम के ब्लैकमेलिंग की बात एक पूर्व राजनयिक कर रहा है, उसके पर्दे उठ चुके हैं। दैट कंप्लीट न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, पूरे अमेरिका, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? अब खलीफत के बाद की पूरी स्थिति आपको जानते हैं आप, जो है कि टर्की उसका बॉस बना और इस पूरे अरब वर्ल्ड में एक वह परचम थामने का जो एक कंपटीशन चला, उसमें टर्की, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान। और ये अब्दुल बाशित नहीं है, ये बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना है। ये इनका इनमें कोई स्कोप नहीं है। अब ये जो बना तो इनका सऊदी अरबिया से जो निकाहनामा हुआ, अब इस युद्ध में सऊदी अरबिया के पक्ष में ये कुछ कर नहीं पाए, यहां एक्सपोज हो गए। अमेरिका इनका बहुत बड़ा हाथ थामे हुए था, जैसे मोटा बैग आप पीठ पे लेके चलिए, थकते रहिए, उसको डॉलर भी दीजिए, खाना भी दीजिए, उसके शिट भी उठाइए, ये पाकिस्तान के साथ वो करता रहा है। वो युद्ध का मेन फरीक है। इजराइल के साथ अंदर अंदर इन्होंने दोस्ती चाही, बट वो बनी नहीं। तो पूरे यूएई भी इनसे नाराज है। ये ईरान के बॉर्डर पर बैठ के ईरान का टेलीफोन डायल करके हाल तक नहीं पूछ पाए। आप सोचिए, यह ईरान इसके इतने अनग्रेटफुल कंट्री के लिए क्या सोच रहा होगा। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है, इधर आपने अरब सागर की तरफ से अपनी नेवी लगा रखी है। तो पाकिस्तान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझने के साथ साथ इस समय जो बाहरी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को झेल रहा है, ये पाकिस्तान का बड़ा लाजमी रिएक्शन है। और इसी बीच में आपने धुरंधर भेज दिया। तो ये सब बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है उनका रिएक्शन अंड बंड वाला है। ठीक है भाई, अब डर लग रहा है, डर में कोई कुछ भी कहता है और डर में गीदड़ भभकी भी निकल कर आती है। तो बासित साहब ये दे रहे हैं और हुक्मरान दिलवा भी रहे होंगे यहाँ पर। सर ये बहल साहब, ये क्लियर है कि भाई अब पाकिस्तान के एटम बम जो है वो सिक्योर नहीं है। ये बात वक्त वक्त पर कई बार कहती जा चुकी है कि भाई डर हमेशा बना रहता है कि गलत हाथों में ना पड़ जाए उसकी एटमी पावर। तो क्या वाकई में, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, अगला नंबर पाकिस्तान का आ सकता है? भाई ईरान को बनाने नहीं दे रहे तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो टूट की कगार पे है, आतंकी संगठन वहां दिन बैठे रहते हैं। वहां पर क्या हमने देखा था, जिस तरह से हंगामा उर्दंग होता है कि आर्मी के कैंटोनमेंट में घुस घुस के आवाम जो है सब कुछ तोड़ता फाड़ता है, सब कुछ देखा हुआ है। तो ऐसे अराजक मुल्क में क्या 100 से ज्यादा एटम बम सेफ हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर तुलसी गैबर्ट का स्टेटमेंट भी हम देखें, उन्होंने इक्वेट किसके साथ किया है? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ, फिर पाकिस्तान का नाम लिया है और फिर एक्सप्लेन भी किया है कि अब लंबी दूरी की मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको वैसे अमेरिका ने ही स्कटल किया है। जिन कंपनी से उसकी टेक्नोलॉजी लेना चाहते थे तो अमेरिका ने पहले ही उसको स्कटल कर दिया। दूसरी चीज आई, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की। उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल ये मिसाइल्स लेके जा सकती हैं। इस समय पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही मिसाइल है जिसका रेंज है 2750 किलोमीटर, वो है शाहीन 3। इससे ऊपर अभी नहीं है। हो सकता है अगले 5 साल में बना लें, लेकिन अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तुलसी गैबर्ट का बोलना कि आप न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, उसका मतलब है इवन यूएसए, अमेरिका को भी लगता है कि जो एक ऐसा इनस्टेबल देश है जिसके पास सिर्फ $20 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, जिसमें से 125 एमएनसी देश छोड़ के चली गई हैं, जैसे कि फाइजर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उबर, यामाहा, ये सब, शेल, ये जैसी कंपनीज छोड़ के चली गई हैं 125 जनवरी 2026 तक। 44% उस देश के अंदर भुखमरी है। आपको पता है क्या 44%? इसका मतलब है कि 2 में से 1 आदमी प्रॉपर 2 रोटी नहीं खा पाता, 2 टाइम की रोटी। और इसमें कहां पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? और जितने भी मदरसास हैं उनको सिर्फ फंडामेंटलिज्म सिखाया जाता है, यानी कि उनकी सोच को बदला जाता है, क्योंकि वहां खाने के लिए है नहीं, नौकरी है नहीं, काम है नहीं। और अब देखिए जो ये इस टाइम पे उनके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, 85% पाकिस्तान का तेल इंपोर्ट होता है, आयात होता है। उस
85% के लिए उन्होंने 55 रुपए अपनी तेल की कीमत बढ़ा दी है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, और यहां तक कि उनके अलाउंसेस काट दिए हैं, जो व्हीकल के अलाउंसेस है। ये हालत है पाकिस्तान की। ऐसे हालत में जब वो इंटरनली फ्रैक्शनलाइज कर रहा है, एक साइड से बलूचिस्तान ने तो अपनी लिबरेशन पिछले साल ही कर दी, मई में उन्होंने कहा था ना कि हम लिबरेट हो गए हैं, हम आजाद हैं। वैसे तो मैं तो कहता हूं हमको भी उनको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। और दूसरा है कि जो अफगानिस्तान के साथ उनका चल रहा है इस समय युद्ध, अभी 5 दिन के लिए, वो कहते हैं ना बीच में आता है थोड़े दिन 1 डे रेस्ट डे, अभी 5 दिन का रेस्ट डे है, उसके बाद वापस शुरू हो जाएगा उनका युद्ध, क्योंकि उन्होंने 400 लोग मारे हैं जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर थे, इनोसेंट लोगों को मारा उन्होंने। वो छोड़ेंगे नहीं अफगानी कभी भी। जो ये लोग होते हैं पश्तून, वो किसी को नहीं छोड़ते, इनकी बड़ी लंबी मेमोरीज होती हैं। उधर भी फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, फिर पीओके के अंदर प्रॉब्लम्स, वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। उधर से मुल्ला जो हैं वहां के, जो कि फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ओरिएंटेड लोग हैं, अगर उनके हाथ में ये बॉम्ब पड़ गया, सोचिए क्या होगा पूरे विश्व का। 172 बॉम्ब है, अमेरिकन साइंटिस्ट ने काउंट किए हैं, 172 न्यूक्लियर बॉम्ब, छोटे से लेके बड़े तक उनके पास हैं। अगर ये बॉम्ब्स के ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है आने वाले समय में। शायद ये भी एक मेजर रीजन था तुलसी गैबर्ड का उनको बोलने का। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर नियंत्रण ना हो, इन बॉम्ब्स के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हमें भी ये इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए, जब ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, जहां वो बोलते हैं कि हम भारत के ऊपर हमला कर देंगे। और सोचिए कि ऐसे लोग अगर वहां पे डिसीजन मेकिंग के क्लोज हैं तो कुछ भी हो सकता है। इन बॉम्ब्स के ऊपर नियंत्रण करना पाकिस्तान के ऊपर बहुत जरूरी है। आप ईरान को कह रहे हो कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, उसने बनाया भी नहीं है, तब भी उसके ऊपर आप हमला कर रहे हो। एक देश जो आतंकी देश है, जो स्रोत है आतंकिस्तान है जिसे कहते हैं हम, वो वाला देश अगर न्यूक्लियर वेपन है तो सोचिए कितना इनस्टेबल देश है वो। ठीक है, तो अगला नंबर पाकिस्तान का आ सकता है और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो डर के साए में इस वक्त जी रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, जरा हमें यह भी समझा दीजिए कि भाई ये स्टेटमेंट आप ऐसे ही तो नहीं देते थे, और इस तरह की लगातार स्टेटमेंट आ रही है। आप देखिए, कभी वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो शरीफ साहब के बेहद करीब माने जाते हैं, नजम सेठी साहब, उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई भारत अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। भारत को लेकर जो पैनिक है, जिस तरह से हर चीज में घूम फिर के कान कहीं से पकड़ो, भारत का ही पकड़ना है उन्हें, भारत को ही ब्लेम करना है। तो ये जो सिचुएशन है, क्या एक तरह से अगर हम कहें कि उनको कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन हो रहा है कि अब भारत जो है वो इंटरवीन करके पीओके को अपनी तरफ करने के लिए काम शुरू कर देगा? देखिए, उनका सबसे बड़ा डर है भारत और इजराइल की दोस्ती। अब उनको ये लग रहा है कि ये भारत और इजराइल की जो दोस्ती है, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और इजराइल अमेरिका किसी भी तरह वहां आके काबिज हो जाते हैं, तो वो टारगेट करेंगे ईरान पे। ओके। और इसीलिए बार बार वहां का अभिजात्य वर्ग जो है, एलीट जो है, वो न्यूक्लियर डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर रहा है। ये लास्ट रिसोर्ट होता है। हम सब मानते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंट है, न्यूक्लियर वेपन अपने आप में एंड नहीं है। और आपको याद होगा, दिमित्री मेदवेदेव ने, व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। चाइना भी उसका विरोध करता है कि किसी भी तरह डिस्कोर्स में न्यूक्लियर वेपन को नहीं लाना चाहिए रूस को। पाकिस्तान वो बार बार कर रहा है, और पाकिस्तान को डर हिंदुस्तान से नहीं है, मैं ये भी बताऊं, लेकिन उनका सारा फोकस इस समय हिंदुस्तान पे है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो अभी खतरे में है। और भारत ये जानता है कि मौके पर चौका लगाया जो जा सकता है वो इसी समय है जब हम पीओके को वापस ला सकते हैं। और भारत ये बात बखूबी समझता है, पाकिस्तान समझता है। और जिस तरह आप ये समझिए ना कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना, अगर ईरान के पास इस समय न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो क्या होता? ये एक बहुत सोचने वाली। और पाकिस्तान अगर उस स्थिति में आ जाता है जो इस समय ईरान में है, तो वो क्या कर सकता है? बासित साहब उसी की तरफ इंगित कर रहे हैं कि अगर ईरान की तरह स्थिति पाकिस्तान की हुई तो ईरान की तरह ही वो अटैक करेगा, कि किसी को नहीं देखेगा, अपने दोस्तों को, अपने जो भी। सर लेकिन सोच तो लें, मतलब भारत के चुपचाप बैठेगा? मतलब भारत आपके ड्रोन मिसाइल कुछ तो आने नहीं दिया उसने ऑपरेशन सिंदूर में, और आप अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो हम शांति से बैठ जाएंगे? हमारी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी जब हम सुदर्शन चक्र बना रहे हैं? वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि ये उनकी अंतिम भूल होगी। उसके बाद वो भूल करने के लायक नहीं रहेंगे, वो भूल जाएंगे कि भूल क्या होती है।
तो अगर ये मान के अगर पाकिस्तान चल रहा है कि हम हिंदुस्तान पे, मुंबई पे, न्यू दिल्ली पे, जैसे बासित साहब अब पता नहीं 70 साल के हो गए, सठियाना भी उनके लिए थोड़ा यंग लग रहा है, अब तो वो 70 साल के हो गए हैं, अब तो उनको समझना चाहिए। और वो डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट हम सब जानते हैं, बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तभी तो सर ज्यादा कंसर्न है कि भाई डिप्लोमेट ऐसी बात कर रहा है तो कहीं हुक्मरानों ने तो नहीं कहा था कि जाके स्टेटमेंट दो। नहीं, उनको तो हमें बुलाना चाहिए कि जिस तरह मुशर्रफ साहब आगरा आए थे, उन्हीं की तरह उनको भी एक आगरा दूसरे जगह उनको ले जाना चाहिए, ताजमहल नहीं दिखाना चाहिए। और वो समय भी आ गया है कि वो ऐसी चीजें करें। और जिस तरह से आप डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज करें, वो एंकर क्या कर रहे हैं भारत, अब आप ये समझ लीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले भी किया है, यानी वो बता रहे हैं मुंबई की घटना का कि हमने वो करवाया है तो आगे भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत एक डेंजरस है और भारत को ही नहीं, और सब दूसरा चीज, लेकिन 26/11 के बाद हमने भी कुछ कह दिया था कि अगर अब की बार कुछ हुआ तो उसके बाद फिर क्या होगा पाकिस्तान का, उस स्टेटमेंट भी याद रखना चाहिए। देखिए, प्रतिकार अभी तक उनके इदारे से नहीं आया, उनके एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आया कि बासित साहब ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या बासित साहब क्या है हम नहीं जानते हैं, ये भी नहीं आया है। तो ये आप समझ सकती हैं कि हो सकता है उनको पंप किया गया हो कि आप ऐसा बोलें कि भारत डर जाए और ऐसा कुछ हो तब हम फिर से अटैक करने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन वो जानते हैं कि ये जो लास्ट वेपन ऑफ ऑफेंस है, फर्स्ट वेपन ऑफ ऑफेंस नहीं हो सकता है, अगर करेंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ अब कुछ हमारे जो यहाँ पे तमाम युवा हैं उनके भी कुछ सवाल हैं इस टॉपिक को लेकर, वो एक एक करके आप लोगों से सवाल पूछेंगे। जी सर, पाकिस्तान सर एक कंट्री होने के नाते एक इतने बड़े डिप्लोमेट का वहाँ से एक ऐसा बयान आना कि हम भारत पे अटैक कर देंगे, सर कर कोई और रहा है, करना किसी और पे चाहते हो आप, तो आपके रिफ्लेक्स में ही भारत आ चुका है क्या? आपने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, सर क्या दर्शाता है सर, ये क्या सोच दर्शाता है? डीएनए में ही भारत आ चुका है। बिल्कुल धुरंधर, मैं 3 साल रहा पाकिस्तान में, कोई और कुछ नहीं। हाँ सर, आप बताइए, आप तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मतलब उनका डीएनए क्या कहता है पाकिस्तान में। हाँ। जो पहले खौफ था, जो पहले नफरत थी, वो धीरे धीरे जेलसी में बदल गई। अच्छा। नफरत और खौफ तो है ही, बट जेलसी भी हो गई जब से हमने प्रोग्रेस करना शुरू किया। और तभी वो बोल रहे हैं कि हम एक टूटा हुआ ट्रक और ये शाइनी मर्सिडीज है। वो सोच उनके वहां थे, किसी ने उनको बुलवाया नहीं है, पूरे पाकिस्तान की ऐसी सोच है, क्योंकि एंकर भी वही बोल रहा है। और अगर आपने कल इंडिया टीवी देखा होगा तो उसमें एक बेचारा वो झाड़ू वाड़ू लगा रहा था, उससे पूछा, उसने बोला देखा जाएगा, हम 23 करोड़ मर जाएंगे लेकिन उनके 140 मर जाएंगे तो हम तब भी जीत गए। अगर ये सोच किसी देश की है, और वो बिल्कुल जो गुर्बत में है, गरीब है, उसको ये पता नहीं, 44% साहब ने बोला जो गुर्बत में है, उसके बाद ये पता नहीं रात की गुंदम कहां से आएगी और कहां से खाना मिलेगा, वो तो आप छोड़ दीजिए। एक साइलेंट ईद हो गई। तो अगर 4 दिन का उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मांग लिया, तो आप ये मत सोचें कि अमन की आशा हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, हम अच्छे नेबर हैं। ये ज्योग्राफी को हमको चेंज करना पड़ेगा और पाकिस्तान को हमको वो 160 से पहले तोड़ना पड़ेगा। यानी भूगोल बदलने का वक्त आ गया है, बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन पीओके, क्योंकि आप अगर एस्ट्रोलॉजी देखें, यूट्यूब में जाके चैनल देखें, वो बोले भारत का ना मंगल की दशा चल रही है, मंगल जो है वो जमीन लेता है तो हम पीओके ले लेंगे। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि पीओके ऐसे ले लें, आएगा पीओके अपने आप वापस। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो अभी वो समय नहीं आया, अभी दूर है। ठीक है, पहले बलूचिस्तान और पश्तून को टूटने दें। चलिए, जैसा कि अब्दुल बासित साहब का एक बयान आया है कि मतलब भारत पे हम दिल्ली या मुंबई पे ऐसे ही गिरा देंगे, तो सर मुझे इस बयान से ऐसा लगता है कि जब नास मनुज पर छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। और पाकिस्तान का तो सर ये हाल है, जैसे जिस तरह से 44% भुखमरी की कगार पे हैं, तो सर जो इसका दारुण दुख है सर, इसकी मति हर चुकी है और मुझे लगता है भारत इसके दारुण दुख को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बैल साहब, खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्या हमें तो वैसे ही, मैंने आपको वो शेर बताया था ना, तो उसमें तो हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आप को बर्बाद और तबाह करता जा रहा है। वैसे एक क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था ना, तो आपने बोला था, किसी ने बोला था, मेरे दोस्त ने बोला था कि पाकिस्तान एक कंट्री है। पाकिस्तान कंट्री है क्या? अब बलूचिस्तान अलग है, खैबर पख्तूनवा अलग है, पीओके अलग है, अब तो सिंध भी अलग हो रहा है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान को एक कंट्री। अरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग जब भी हमारे से बात करते हैं, कभी भी हम कहीं मिलते हैं उनको, वो जब इंडिया की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है काश मैं इंडियन होता। अब बाहर भी जाते हैं ना, रेस्टोरेंट खोलते हैं, मैंने 20 देशों में जा चुका हूं, कुछ जगह काम करने, कुछ जगह एंजॉय करने, लेकिन हर जगह पे मैंने एक चीज देखी है,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अपने होटल का नाम बॉम्बे इन लिखेंगे। अभी मैं लग्जमबर्ग में खा के आया, वो नेपलीज थे, तो मैंने कहा बॉम्बे ये तो अपना ही है। तो मैं वहां नीचे गया, खाना खाया, तो खाने के बाद मैंने पूछा अच्छा आप हिंदुस्तानी कहते? नहीं, हम तो नेपाल से। चलिए सर, ये भी गर्व की बात है हाँ अपने देश के लिए। जी सवाल ले लें, जी पूछें। हेलो सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है तो वो आर्मी के बीच में होती है, तो हर वक्त सिविलियंस को टारगेट क्यों किया जाता है? कुछ लोग कंट्रीज़ में ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन नहीं पता होती, बट उनको रिलीजियन या फिर किसी और बेसिस पे उनको मार दिया जाता है ये कहकर कि आप हिंदुस्तानी हो, या फिर कोई और कंट्री में। तो सर सिविलियंस को टारगेट क्यों किया जाता है? ठीक है, सिविलियंस को टारगेट आप बताओ। ये दुबे हम सर तो फौजी आप हैं। बताएं। हाँ ठीक है, एक और सवाल ले लें फिर उसके बाद। हाँ सर हमारा क्वेश्चन था जैसे कि पाकिस्तान का हमेशा कभी न कभी दोस्त अमेरिका हुआ या सऊदी हुआ निकल के आता है, हर युद्ध के बाद निकल के वो आता है, तो हम यूँ क्यों समझते हैं कि वो हर उसका दुश्मन। अब न्यूक्लियर छीनने की बात हो रही है तो कैसे छीन लेगा वो, बाद में दोस्त निकल अमेरिका के क्यों आएगा। छीनेगा? दुबे से बात तो सही कह रहे हैं कि वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा ही पाकिस्तान अमेरिका की बदौलत है, उनके मंत्री साहब खुद कह रहे हैं। वो क्यों छीनेगा? अमेरिका क्यों छीनेगा ये सवाल नहीं है, अमेरिका को जरूर छीन लेना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आप बताइए, अमेरिका के पास थोड़ा भी सेंस होगा तो उसी ईरान जिसके न्यूक्लियर कैपेसिटी को खत्म करने के लिए वार लड़ रहा है, उसी के सरहद पर पाकिस्तान 170 न्यूक्लियर बम लेके बैठा हुआ है। अमेरिका के बाद थोड़ी भी समझ होनी चाहिए, तो इसको 170 न्यूक्लियर बम विहीन कर देना चाहिए। ये तो अमेरिका का पहला एक्शन होना चाहिए, उसकी चिंता होनी चाहिए। एक बात मैं बोलूंगा बेटा, यूएसए का दोस्त इजराइल ज्यादा है या पाकिस्तान ज्यादा है? इजराइल ज्यादा है ना। तो अगर न्यूक्लियर अगर यूज करेगा इस्लामिक बॉम्ब की तरह, किसके अगेंस्ट यूज करेगा? या इंडिया के या इजराइल की तरफ? तो यूएसए किसके लेके ना, छीन के नहीं भागना, कोई उसने लेके अपने कंट्री में थोड़ी ले जाना। उसके बाद तो 5000 बॉम्ब है, उसको उसने नस्ता नाबूद करना है, उसने उसको कंट्रोल करना है। मतलब सर एक सवाल मेरा भी, क्या इसमें कोई रिलीजियस एंगल जो हम देखते हैं कि भाई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल के वजूद को ही खत्म करना चाहता था ईरान, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, बाकी कंट्रीज ने किया अमेरिका के दबाव में, लेकिन एक नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं थी, एक रिलीजियस थ्योरी भी थी। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी जब हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो एक रिलीजियस थ्योरी भी काम करती है? देखिए, पाकिस्तान के आर्मी का डॉक्ट्रिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो ये मानते हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। पाकिस्तान इसके ठीक विपरीत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उनके जितने वॉर क्राई हैं वो सब एक पर्टिकुलर मुस्लिम रिलीजन पर बेस्ड हैं, और उस सिद्धांत में जो टू नेशन थियरी जिन्ना ने बनाया था उसका आधार ही था हिंदू मुस्लिम डिफरेंस। सर ने जो जिक्र किया इजराइल का, फिर तो वो भी जद में आना चाहिए अगर सिर्फ आप इस्लाम के साथ चलते हैं तो। नहीं, बट इजराइल उनसे बहुत दूर है। इमीडिएट ईरान बार बार क्या कहता था कि हम उसको खत्म कर देंगे, और इजराइल कहता था एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। आप माने ना माने, भारत को वो पाकिस्तान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, तो उसकी जितनी फॉरेन पॉलिसी है, जितनी सिक्योरिटी पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी, वो भारत के अगेंस्ट ही है। चलिए हम तो यही कहेंगे सर, ये डर अच्छा है, पाकिस्तान में डर बना रहना चाहिए, और ये डर के साए में रहेगा तो शायद थोड़ी औकात में रहे और बुद्धि उसकी संयंत्र रहे। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।